हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 28 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के कंप्यूटर वाले प्लेलिस्ट में चले जाइए। आज की डेट में दोस्तों 125 वीडियो सिर्फ कंप्यूटर की आ चुके हैं, वहां से आप वॉच कर सकते हैं और अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 28 को आज डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है इन द MS एक्सेल से F11 इज द शॉर्टकट की फॉर। MS एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर है। निम्नलिखित के बराबर है ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, इंसर्टिंग हाइपरलिंक, हेल्प, क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। सिलेक्टेड सेल रेंज होना चाहिए ना, हाँ चयनित सेल रेंज, ये रेंज है, ये कट गया है, ठीक है थोड़ा सा, ये ठीक है। चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना मींस कि दोस्तों F11 से दोस्तों पहला ही ऑप्शन सही होता है, क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम दी सिलेक्टेड सेल रेंज। अब दोस्तों इसमें और भी कुछ बातें कर लेते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। चलिए आइए, जैसे कि F11 क्या काम करा, चयनित सेल रेंज चार्ट सृजित करना, उसी प्रकार कंट्रोल प्लस के आ जाता है तो CTRL प्लस के, तो ये किसके लिए है, चयनित सेल में हाइपरलिंक के लिए, मींस सिलेक्टेड सेल में हाइपरलिंक। यहां पे लिख लीजिए चाहे तो, सिलेक्टेड सेल में, सिलेक्टेड सेल में हाइपरलिंक, ठीक, हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, हाइपरलिंक पूरा लिख लीजिए, इंसर्ट करने के लिए, यह इंसर्ट करना, ठीक है। अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं दोस्तों CTRL प्लस O, तो ये काहे लिए CTRL प्लस O, मींस कि ये डॉक्यूमेंट ओपनिंग के लिए, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, ये यहां पे लिखा है, मींस डॉक्यूमेंट को खोलना, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। समझ में आया? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है, हार्ड डिस्क, रोम, रैम, फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों बहुत बार एक क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनका फुल फॉर्म लिख लीजिए। रोम का रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का लिख लीजिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब चलिए दोस्तों आइए एक चार्ट बनाता हूं जो इस मेमोरी से आपको, और अगर इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो कम से कम आप जो है उसको आसानी से डिस्क्राइब कर पाएंगे। चलिए देखिए, मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा दोस्तों, एक होता है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा होता है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं दोस्तों, वोलेटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी, मींस यही है दोस्तों परिवर्तनशील मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोला जाता है, नॉन वोलेटाइल, मींस जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। प्राइमरी मेमोरी को ही दोस्तों बोलते हैं प्रोसेसिंग मेमोरी। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग मेमोरी। और इसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, ठीक है। अब समझिए यहां पे ये समझ में आया कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, आपका कंप्यूटर
प्रोसेस करता है तो उस दौरान कौन सी मेमोरी काम करती है, तो उस दौरान दोस्तों सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी वर्क करती है बस। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ कर देते हो फिर से सारा का सारा डाटा जो है दोस्तों फिर से हार्ड डिस्क में चला जाता है, मींस कि फिर से ये क्या हो जाती है, बिल्कुल क्लीन हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर ऑन करो ऑफ करो या कुछ भी करो, ठीक है, इसके अलावा कोई काम वैसे होता नहीं है, तो उसमें डाटा नहीं खत्म होता, मींस परमानेंटली स्टोर होता है। वो कौन सा है, वो है सेकेंडरी मेमोरी। अब आ जाइए, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत फिर से दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, रैम होता है और रोम होता है। रैम के फिर से दो पार्ट, रैम का अभी अभी फुल फॉर्म लिखा हूं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम में एक होता है एस रैम मींस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरा होता है दोस्तों डी रैम मींस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। रोम के तीन पार्ट होंगे दोस्तों, पी रोम मींस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर आता है थर्ड दोस्तों ईपी रोम। ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब समझिए दोस्तों यहां पे, अब पहले इसको भी बना लेते हैं फिर इस पे आऊंगा। अभी देखिए यहां पे इसमें दोस्तों कौन कौन से, फिर से मैंने दो पार्ट बनाया, एक होता है दोस्तों मैग्नेटिक मेमोरी और दूसरा होता है ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक में ही दोस्तों क्या आता है, हार्ड डिस्क वगैरह आता है, टेप ड्राइव वगैरह आता है, टेप ड्राइव, ठीक है। और यहां दोस्तों जितना लिख सकते हो सब इसी में, सीडी, डीवीडी, ठीक है, ये सब चीजें इसी में, ये टीसी। अब यहां पे समझिए दोस्तों, रोम लगा है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत, लेकिन काम करता है हरदम डुप्लीकेसी सेकेंडरी मेमोरी की तरह। क्यों, क्योंकि रोम क्या है दोस्तों, रोम को कहा जाए तो रोम है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल में मतलब क्या है बता चुका हूं, लेकिन रोम जब कंप्यूटर पे कोई चीज प्रोग्राम होता है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, और इसी के तहत दोस्तों इसका जो एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल बनता है, वो है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहां आई है, ठीक है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी का दोस्तों इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, फर्मवेयर, ध्यान रखिएगा। यही है दोस्तों बायोस, जिससे आपको कंप्यूटर में विंडोज को इंस्टॉल किया जाता है, जो पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को पूरा चेकिंग करते हैं, उसके बाद अलाउ करता है आपको विंडो इंस्टॉल होने के लिए। फिर आपके कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पड़ जाता है और आपका कंप्यूटर वर्क करना शुरू करता है। तो अगर इसमें दोस्तों परमानेंट कोई चीज नहीं लिखा जाएगा तो बताइए क्या कंप्यूटर पे आपका विंडो इंस्टॉल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसलिए दोस्तों इसमें जो भी होता है वो परमानेंट होता है, वो प्रोग्रामिंग के दौरान जो है इसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान प्रोग्राम्ड किया जाता है। समझ में आया। अब आपका तो ये क्वेश्चन आपका हवा में उड़ जाएगा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी, कौन सा है। देखिए रैम किसके अंतर्गत है, रैम, ठीक, रैम किसके अंतर्गत है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। लेकिन रोम भी है, रोम टिक नहीं किया गया क्योंकि दोस्तों रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। समझ में आया, आगे बढ़ता हूं। इसी तरीके आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। एमएस वर्ड इज द बेसिकली यूज फॉर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है, क्रिएटिंग डाटाबेस, बिल्कुल गलत, डाटाबेस क्रिएट करने के लिए नहीं, क्वेश्चन में ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी अब आपको सीखना है। ये मैं पहले से ही, जब से प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूं तब से ही बोलता हूं। देखिए एनालाइजिंग द डाटा, बिल्कुल डाटा कहां आ गया इसमें, डाटा को देखते ही क्रॉस कर दिए। प्रिपेयरिंग द वेरियस डाटा, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मिल गया आपको। आगे देखिए प्रिपेयरिंग स्लाइड मींस यहां पूछा क्या है, एमएस वर्ड पूछा है ना कि, अब देखिए
यहां पे समझिए थोड़ा सा, यहीं पे बता देता हूं। देखिए एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस सूट होता है, एमएस ऑफिस सूट, इसी के अंदर होता है दोस्तों एमएस वर्ड, एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, और समझिए एमएस एक्सेस होता है, एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेस है दोस्तों, ये है डाटाबेस, समझिएगा। और एमएस आउटलुक होता है, एमएस आउटलुक, समझिए। अब यहां पर देखिए जो ये प्रिपेयरिंग स्लाइड है, ये है दोस्तों पावर पॉइंट के अंतर्गत, एमएस पावर पॉइंट के अंतर्गत, पावर पॉइंट के अंदर, ये है दोस्तों पीपीटी जिसमें तैयार किया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईसीएस स्टैंड फॉर, ईसीएस निम्नलिखित के लिए रखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यही दोस्तों सही, मुझे पहला ही मिल गया है। आगे लेकिन देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्ड सिस्टम बिल्कुल गलत है, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस सिस्टम गलत, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन सिस्टम गलत। पहला ही ऑप्शन सही है, लेकिन दोस्तों इसमें से कुछ बातें तो समझना चाहिए ना, कि चलिए अच्छा इसका अगले क्वेश्चन पे इतना भी नहीं तो समय कम फिर पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? डॉस, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म लिखिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसका और इसको बनाया कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया, इसीलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एमएस डॉस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और OS2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी दोस्तों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस ऑल ऑफ दी अबव, इसका सही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The synchronization between the microprocessor and memory is done by, माइक्रोप्रोसेसर व मेमोरी के बीच सिंक्रोनाइजेशन किसके द्वारा की जाती है? रेडी सिग्नल, ALE सिग्नल की होल्ड सिग्नल की नन ऑफ दीज? इसका दोस्तों ऑप्शन पहला ही सही है, रेडी सिग्नल। अब समझिए दोस्तों, माइक्रोप्रोसेसर तथा मेमोरी के बीच में सिंक्रोनाइजेशन रेडी सिग्नल द्वारा किया जाता है। ALE का थोड़ा सा डिटेल देते हैं। ALE मींस, ALE का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एड्रेस लैच एनेबल, लिख लीजिए, एड्रेस लैच एनेबल, एड्रेस लैच एनेबल्स, इसका कार्य फ्लिप फ्लॉप तथा लैचेस को कंट्रोल करना है। किसको किसको दोस्तों? फ्लिप फ्लॉप तथा लैचेस, फ्लिप फ्लॉप एंड लैचेस को कंट्रोल करना है, कंट्रोल्ड करना होता है, ठीक है। इसका और होल्ड HLD के बारे में थोड़ा समझिए। होल्ड HLD सिग्नल का प्रयोग डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस मींस DMA, दोस्तों DMA के लिए किया जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस DMA के लिए किया जाता है। होल्ड HLD, होल्ड और HLD, ए भी HLD, हाँ दोस्तों ए भी रहेगा, ठीक है। HLDA, होल्ड HLDA, ये दोनों दोस्तों DMA डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस के लिए किया जाता है, इनका उपयोग समझते रहिएगा। ये सब दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है। विच डिवाइस इज द यूज्ड विथ एन X.25 नेटवर्क टू द प्रोवाइड द सर्विस टू
असिंक्रोनस टर्मिनल, सिंक्रोनस टर्मिनल को सेवा देने में X.25 नेटवर्क के साथ कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? गेटवे, ब्रिज, रिपीटर। हाँ दोस्तों, यह ब्रिज ऑप्शन सही होगा, ब्रिज ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके में थोड़ा सा डिटेल जरूर दूंगा दोस्तों। X.25 एक मानक प्रोटोकॉल है, लिख लीजिए आप, X.25 एक मानक प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों? मानक प्रोटोकॉल है, मानक प्रोटोकॉल है X.25, जिसका प्रयोग पैकेट स्विचिंग में, किसके स्विचिंग में? पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग के लिए किया जाता है। X.25 प्रोटोकॉल OSI मॉडल के फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क लेयर, किस किस में दोस्तों? फिजिकल डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, एंड नेटवर्क लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। यह एसिंक्रोनस टर्मिनल को सेवा देने में ब्रिज का प्रयोग करता है। एसिंक्रोनस टर्मिनल को सेवा देने में, मींस सर्विस देने में, इसको किसका प्रयोग करता है? ब्रिज का प्रयोग करता है। दोस्तों OSI लेयर में 7 लेयर होती हैं, आपको मैं इसके प्रीवियस में बता चुका हूं। सातों लेयर आपको रटी होंगी, ये मैं आशा करता हूं। कौन कौन से दोस्तों? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर। हाँ, अगर दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आती है तो मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलिएगा, ये वाला आप ST नहीं दे पाएंगे, आप ST नहीं दे पाएंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलिएगा। इसी में पूरा है OSI की 7 लेयर, OSI की 7 लेयर इसी में समाहित है। कहिए 1 मिनट में मैं लिख दूंगा दोस्तों, 1 मिनट के अंदर। देखिए पहला क्या है, यहां से दे पाएंगे मतलब, फिर फिजिकल लेयर, क्या है? फिजिकल लेयर। दूसरा क्या है? नहीं दे पाएंगे ना, मींस डाटा लिंक लेयर। दूसरा क्या है? डाटा लिंक लेयर। और यहां पे नहीं दे पाएंगे, मींस N की बात कर रहा है। तीसरा नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। कितना आसान है ना दोस्तों। यहां पे देखिए नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। T से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। अच्छा, ये ST है क्या दोस्तों? ST है स्पीड टेस्ट। आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे, मींस की ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा दोस्तों सेशन लेयर, सेशन लेयर हो गया। आप मतलब कि यहां देखिए P आया और यहां A आया, मींस की प्रेजेंटेशन लेयर। छठवां क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। और ए से क्या होगा? एप्लीकेशन लेयर। बताइए कितना साफ लिख गया। ये 3 को क्या है? लोअर लेयर बोला जाता है, और इस तीन को लोअर लेयर, ठीक है, लोअर लेयर, इसे अपर लेयर और इसे मिडल लेयर बोला जाता है। ठीक है, समझिएगा। अब आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? ये किस पे काम करता है? 3 लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 107 ऐसे दोस्तों बहुत समय लगता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में दे के रहूंगा दोस्तों, ये मैं गारंटी लेता हूं। सॉफ्टवेयर फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त होगा? पेज मेकर दोस्तों, पेज मेकर तो पेज वगैरह बनाने, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए होता है। ठीक है, वो खत्म हो गया। डी बेस, हाँ बिल्कुल,
डी बेस का उपयोग होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। कोबोल नहीं, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, कॉमन बिजनेस, पूछा गया है इसके प्रीवियस में। कॉमन, ये देखो कुछ सीओ से कॉमन होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ओरिएंटेड लैंग्वेज। और हाँ ठीक है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज वन लाइन डाटा प्रोसेसिंग, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग है? कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम, बैंक कंप्यूटर टर्मिनल, एक्सेस द अकाउंट बैलेंस, बुकिंग ऑफ फिल्म टिकट फ्रॉम वेबसाइट, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है और बी ही करेक्ट है। बैंक कंप्यूटर टर्मिनल एक्सेस द अकाउंट बैलेंस मींस कि ऑनलाइन अकाउंट बैलेंस के बारे में जानकारी लिया जाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों एसबीआई का आप पर्सनल बैंकिंग यदि यूज करते हैं तो आप पर्सनल बैंकिंग के तहत आप पूरा अपना डिटेल ले सकते हैं। आप मोबाइल से ऑनलाइन चलाते हैं जिसमें दोस्तों गूगल पे, फोन पे होता है, उसमें से आप बैलेंस एक्सेस सब कुछ आप एक्सेस कर पाते हैं जितना आपको नीड है। तो फिर वन इज ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग कौन है? बैंक कंप्यूटर टर्मिनल एक्सेस द अकाउंट बैलेंस। नेक्स्ट, which of these are type of the internet connections? निम्न में से इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार होते हैं स्लिप, डायस, पीपीपी की ऑल ऑफ दिस। दोस्तों ये तीनों स्लिप। अब स्लिप के बारे में समझ लीजिए, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इधर मैं लिखे दे रहा हूं, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये काम क्या करता है? इसका प्रयोग सीरियल पोर्ट और मॉडेम में किया जाता है। किस किस में दोस्तों? सीरियल पोर्ट एंड मॉडेम में किया जाता है। डायस का दोस्तों डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस सिस्टम होता है। और पीपीटी का डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस सिस्टम ये काम क्या करता है दोस्तों? या उच्च बैंडविड्थ के लीज लाइन इंटरनेट और टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करता है। कौन कौन सा? लीज लाइन और टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करता है पीपीटी। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, या इसका फुल फॉर्म लिखिए पहले, नहीं भूल जाएंगे आप। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या इंटरनेट का पहला मानक है जो 1989 में आईईटीपी द्वारा प्रमाणीकृत किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आईईटीपी के द्वारा प्रमाणित किया गया था। यही वो पहला प्रोटोकॉल था जिसके द्वारा इनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम निम्न में से क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम, बिल्कुल सही दोस्तों, ये भी। आगे देखिए, हैंडल्स एंड कंट्रोल ऑल एक्सेस टू द डाटा, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। मींस कि इसमें जो है हैंडल होता है पूरा का पूरा, आप हैंडल कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं पूरे। ऑल एक्सेस टू डाटाबेस में जितनी भी चीजें उसे एक्सेस करते हैं। मेंटेन द डाटाबेस को मेंटेन भी कर सकते हैं। एंड अलाउ एक्सेस टू द डाटा बाय द नंबर्स ऑफ यूजर, ठीक है, जितने भी जो भी नंबर्स ऑफ यूजर हैं उनके डाटा को एक्सेस वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें तो सभी सही है, ऑल ऑफ दिस पूरे, ये तो इसके डिफिनीशन में ही आता है डीबीएमएस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर फ्लैग इंडिकेट, माइक्रो प्रोसेसर के स्थापत्य ढांचे में फ्लैग इंगित करता है द नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, द नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर,
द इंटरनल स्टेटस ऑफ सीपीयू की द बिट साइज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। दोस्तों द इंटरनल स्टेटस ऑफ सीपीयू इसका बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर फ्लैग संकेत मींस फ्लैग से ठीक है, फ्लैग संकेत आंतरिक स्टैक सीपीयू का होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें LSI एंड VLSI अब ये दोनों क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है दोस्तों, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपको मैं थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा पढ़ा रखा हूं, वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं कि मतलब इनके डेवलपमेंट संपूर्ण सीपीयू को एक चिप में बनाना संभव हो सका है इसी के तहत। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप लिख लीजिए इसको, ये भी पूछा गया है प्रीवियस में कंप्यूटर ऑपरेटर में। नेक्स्ट, रेडी सिग्नल इन 8085। देखो दो ही आपको जो है माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है, पहला 8085 रट डालिए और दूसरा 8086, ठीक है, 40 पिन याद रखिएगा। रेडी सिग्नल इज 8085 इज यूजफुल व्हेन द प्रोसेसर कम्युनिकेट्स विथ। 8085 में रेडी का संकेत उपयोगी सिद्ध होता है जब प्रोसेसर का संचार विनिमय होता है। अ स्लो पेरिफेरल डिवाइस, अ फास्ट पेरिफेरल डिवाइस, अ डीएमए कंट्रोलर चिप की अ पीपीआई चिप। दोस्तों इसका बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन सही है, अ स्लो पेरिफेरल डिवाइस बिल्कुल ऑप्शन सही होगा, क्योंकि रेडी संकेत 8085 किसी पेरिफेरल युक्त के डाटा ट्रांसफर करने की स्थिति की सूचना माइक्रो प्रोसेसर को देता है। दोस्तों यदि यह रेडी उच्च लॉजिक पर है तब इसका अर्थ कि पेरिफेरल युक्ति डाटा ट्रांसफर कर सकती है। यदि रेडी निम्न लॉजिक पर है तो माइक्रो प्रोसेसर रेडी के उच्च होने तक वेट करना होता है, मींस प्रतीक्षा करना होता है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें बोलूं एक एक चीज लिखते रहिए। सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर डज नॉट कंटेन, कंप्यूटर के सीपीयू में नहीं होता है कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, मेन मेमोरी रजिस्टर होता है नहीं दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सी ऑप्शन ही इसका सही होगा। यहां पे देखिए डायग्राम देखिए सीपीयू का, ठीक है, ये है सीपीयू का डायग्राम। इसमें एएलयू बताता हूं, सीयू कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट में क्या क्या दो बताया करता हूं, रजिस्टर, याद आया अब, रजिस्टर बताता हूं ना, ठीक है। तो यहां पे ये आ गया, और इधर दोस्तों क्या है, इधर इनपुट में कौन कौन से, जैसे कीबोर्ड, माउस, और इधर आउटपुट में क्या, मॉनिटर, प्रिंटर, ETC। समझ में आया आप, मींस की सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए किसी को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डाटा हायरार्की। डाटा अनुक्रम का सही आरोही क्रम क्या है, बिट बाइट रिकॉर्ड, नहीं दोस्तों ये गलत है, यहीं से समझ में आ गया, क्योंकि फील्ड आता है फिर रिकॉर्ड आता है, समझ में आया, पहले बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटाबेस, ये करेक्ट होगा, जहां ये मिले वहीं लगाइएगा, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डाटा, ये देखो ये सही है। आगे देखिए बिट बाइट फाइल, ये यहां से देखिए गलत हो गया, बिट रिकॉर्ड से गलत हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ध्यान रखिएगा, यही आपके पेपर में भी इसके प्रीवियस में रिपीट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन, इनमें से कौन एक डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन नहीं है। सर्चिंग होती है डाटा स्ट्रक्चर में, इंसर्टिंग होती है, डिलीटिंग होती है, ट्यूनिंग नहीं होती दोस्तों, यही ऑप्शन सही है। अगर ट्रवर्सिंग होता, यहां पे ट्रवर्सिंग होता दोस्तों, ट्रवर्स करना, तब ये भी ऑप्शन सही हो जाता।
ध्यान रखिएगा। मीन्स की डाटा स्ट्रक्चर में अगर ट्रवर्सिंग होता तो सही हो जाता। आगे देखिए, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। स्मृति प्रतिचित्रित इनपुट आउटपुट से युक्त 8085 माइक्रो प्रोसेसर में निम्न में से कौन सही है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैव 16 बिट एड्रेस, बिल्कुल सही दोस्तों, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आर एक्सेस ड्यूरिंग द इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन। इधर देखिए, देयर कैन बी द मैक्सिमम ऑफ 256 इनपुट एंड 256 आउटपुट डिवाइस। लॉजिक ऑपरेशंस कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। दोस्तों यही पहला ऑप्शन मुझे तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, पहला ऑप्शन, और पहला ही आप भी लगाइए। सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट एड्रेस, यहां लिखे दे रहा हूं 16 बिट एड्रेस, 16 बिट एड्रेस, जिसको हम क्या लिखते हैं दोस्तों, एडी, बस पर भेजता है। इस एड्रेस के 8 MGBS एड्रेस डाटा बस पर प्रेषित होते हैं। इस प्रकार एड्रेस बस का जो प्रभावी क्षमता है वो कितना है दोस्तों, वो होता है 16 बिट का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 256 इनपुट एंड 256, अच्छा ये तो हो चुका, उसी का 2 है, ठीक है। यहां पे आइए, प्रोसेसर क्या होता है। प्रोग्राम इज हाई लेवल लैंग्वेज केप्ट ऑन डिस्क, कंटेंट ऑफ मेन मेमोरी, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। दोस्तों प्रोसेसर ये वाला सही है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, उसी को प्रोसेसर कहते हैं। अ जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल गलत दोस्तों। देखिए, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन कर दे वही प्रोसेसर है दोस्तों, मींस सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, 8085 माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट हैव जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ओवर फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग। दोस्तों ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ओवर फ्लैग ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कंसीडर अ बाइनरी ट्री हुज द इन ऑर्डर एंड द प्री ऑर्डर ट्रावर्सल आर गिवन बिलो। माना एक बाइनरी है जिसके इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रावर्सल नीचे दिए गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने अभी लगभग जो है दोस्तों 5-6 दिन हुआ होगा आपको करवाए हुए। इसको तो आप उड़ा देंगे बिल्कुल से। देखिए कैसे क्या करना है इसमें, ये इन ऑर्डर दिया है और प्री ऑर्डर दिया है, मींस आपको इसमें क्या कहा है, बाइनरी ट्री हुज द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर, मीन्स कि आप व्हाट विल बी द पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ द नोट्स। पोस्ट ऑर्डर आपको इनसे बनाना है, तो पहले इसकी बाइनरी, पहले इसकी आप क्या बनाएंगे, इसके आप ट्री बनाएंगे, ट्री के बाद आप इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल बनाएंगे। तो पहले देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था इसमें, ये यहां पे देखिए, यहां पे मैं पहले कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट, प्री ऑर्डर का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, प्री ऑर्डर रूट को आपको फोकस करके चलना है, रूट लेफ्ट और राइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर फिर इन ऑर्डर का आ जाइए, इन ऑर्डर में क्या है दोस्तों, लेफ्ट, रूट और राइट, और इसके बाद आ जाइए दोस्तों पोस्ट ऑर्डर में हमें क्या ध्यान करना है, लेफ्ट, राइट और रूट। देखिए सब में आपको रूट को आपको ध्यान रखना है। रूट इसमें पहले है, इसमें बीच में है और इसमें लास्ट में रूट है, ठीक है। तो अब यहां पे आ जाइए दोस्तों, देखिए इन ऑर्डर दिया है, इन ऑर्डर में रूट कहां है, इन ऑर्डर में रूट बीच में होगा, तो हमें पता कैसे चलेगा, पहले प्री ऑर्डर का रूट में हम निकाल लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास रूट है, तो इसमें 8 कहां है, 8 यहां पे होगा, मींस कि हमको पता चल गया है दोस्तों कि हमें जो है 8 हमारा रूट है यहां पे, और जब 8 रूट है तो इसके लेफ्ट साइड में ये आएगा और ये इसके राइट साइड में आएगा, ठीक है। तो मींस कि हमको हमारे लेफ्ट साइड में क्या आया दोस्तों, हमारे लेफ्ट साइड में आया 9, 2 और 7,
और राइट साइड में क्या आ गया, राइट साइड में आया दोस्तों 3 और 6। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको क्या बनाना है, फिर आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर आपको बनाना पड़ेगा। तो इस साइड में मैं बना देता हूं, यहीं पे नहीं तो हाँ ठीक है, यहां पे आप बना लीजिए, यहां पे मैं बना दे रहा हूं। इन ऑर्डर बना लीजिए, इन ऑर्डर बना लीजिए, और फिर क्या बनाना है दोस्तों, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर बना लीजिए। तो इसमें देखिए 9 to 7 आया ना, 9 to 7 आया, और उधर कितना आया, उधर कितना आया 297। यहां पे देखिए, ये यहां पे कितना है, इस वाले पे 9 to 7 आया, ये देखिए यहां पे 9 to 7 आया, और इसमें कितना आया, इसमें आया 297 ना, 297। अभी इधर वाले को नहीं, हम पहले लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए ये यहां पे इतना और यहां पे ये इतना, ठीक है, राइट साइड वाला तो अभी छूटा ही है। ठीक, तो अब इसको जब हम लेके चलेंगे तो अब हमें दोस्तों फिर से पता चलना चाहिए कि हमारे में इस वाले में ये होता है रूट, तो यहाँ पे ये रूट है। तो मीन्स कि अगला हमारे पास क्या बन के आया, अगला हमारे पास बन के आया कि 2 आ गया रूट, और इसके लेफ्ट में 9 आ गया, और इसके लेफ्ट में 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 और 6 है, 3 और 6 ही तो है अभी। तो अब इसके बाद दोस्तों अब 3 और 6 है, 3 और 6 में बताइए, 3 और 6 में यहां पे जब हम आप फिर से बना लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इन ऑर्डर बना लीजिए और प्री ऑर्डर बना लीजिए, प्री ऑर्डर बना लीजिए। कितना कितना था इधर देख लीजिए, यहां से 3 6 दोनों मैच कर रहा है, ये यहाँ पे 3 6 यहाँ, 3 6 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइए 3 6 लिख दीजिए, 3 6 लिख दीजिए। तो मीन्स अब बताइए रूट यहाँ है, रूट यहाँ है, उसके राइट साइड में चला जाएगा, तो जो बनेगा बाइनरी 8 2, ये देखिए 3 गया, ये गया 6, ठीक है, ये गया 6, और इधर 2 के 9 इधर आया, और इधर क्या गया, इधर गया 7, ये आ गया, बन गया। अब इसको पोस्ट ऑर्डर में ट्रांसवर्सल करना है। जब पोस्ट ऑर्डर इसका निकालना है, पोस्ट ऑर्डर निकालना है ना, पोस्ट ऑर्डर निकालना है, तो पोस्ट ऑर्डर में मैंने क्या बताया, पोस्ट ऑर्डर में बताया लेफ्ट राइट रूट। तो लेफ्ट 9 आ गया, देखिए 9 आया, लेफ्ट राइट 7 आ गया, फिर उसके रूट पे जाइए, मतलब कि 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां पे आइए, लेफ्ट है ही नहीं, तो राइट में क्या जाएगा 6 चला जाएगा, फिर उसके रूट पे जाएगा 3, और फिर फाइनली रूट पे 8। ये आ गया दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। 9 7 2 6 3 8, चलिए आइए मिलाते हैं। 9 7 2 6 3 8, कितना मस्त क्वेश्चन था दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये यूथ कंपटीशन का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें ये क्वेश्चन मिला है, इसलिए मैंने करवा दिया। फिलहाल ये दोस्तों इस तरीके के सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन आपको मैं इसलिए पढ़ा दिया हूं थ्योरेटिकल पार्ट में भी, और यहां भी मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, क्योंकि अगर बाई चांस आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए भूल भटक कर भी, तो आपसे ना छूटे। दोस्तों यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है, इसलिए प्लीज हर एक वीडियो में आप कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों, मैं मोटिवेट होता हूं इससे, और हर एक दिन आपको न्यू वीडियो दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।